नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसे साहू आप सभी का अपने YouTube चैनल बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। बेसिक केमिस्ट्री में हम आज बात करेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में। ठीक है, एटम की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स दिए गए हैं, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में। ये 1911 में रदरफोर्ड ने प्रपोज किया था। ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर विड्थ और 1 नैनोमीटर थिकनेस वाला एक गोल्ड का फॉइल लिया। ठीक है, और उस गोल्ड के फॉइल में उन्होंने अल्फा रेस को, ठीक है, स्कैटर कराया, मतलब पास कराया। ठीक है, तो अल्फा रेस को जब उन्होंने पास कराया तो कुछ इंसिडेंट हुए, उन्होंने कुछ चीजें देखी। ठीक है, क्या क्या चीजें देखी? इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने ये देखा कि अबाउट टू 90% जो रेडिएशन है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन से सीधे बाहर निकल जाती है। ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन या किसी भी तरीके का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, फिर अबाउट टू 10% जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और थर्ड जो फेनोमेना था वो ये था कि अबाउट टू 0.001% जो रेडिएशन था वो अपने ही पाथ पे वापस आ जाता है, रिटर्न आ जाता है, यू टर्न लेके आ जाता है, जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन जो इंसिडेंट हुए, इसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने एक हाइपोथेसिस दिया, जिसको हम लोग रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कहते हैं। ठीक है, क्या हाइपोथेसिस था? ये तीन इंसिडेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने ये समझाने का प्रयास किया कि जो एक एटम है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। ठीक है, क्या पोस्टुलेट है कि किसी भी एटम का जो आउटर एरिया होता है वो एरियल होता है। एरियल बोलने का मतलब है खाली होता है। ठीक है, और इसी खाली इलाके से जब रेडिएशन गुजरता है तो वो कंप्लीटली सीधे निकल जाता है, उसमें किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन, ठीक है, या डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है। ठीक, अब जो सेंटर वाला पार्ट है उसके किनारे से जब रेडिएशन निकलता है तो वो टकरा करके अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ठीक, तो अबाउट टू 90% बोलने का मतलब है कि एक एटम का बहुत बड़ा जो वाइड एरिया है वो एरियल है। एरियल इलाके से जितने भी रेडिएशन होते हैं वो सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो है कि कुछ एक रेडिएशन जो है वो टकरा करके अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, और बहुत कम, लगभग 10,000 में से 1, ठीक है, ऐसा रेडिएशन होता है जो किसी एटम के सेंटर से टकरा करके या उसमें से कोलिजन के बाद अपने डायरेक्शन में वापस आ जाता है। तो इस इंसिडेंट के बेसिस पे उन्होंने कुछ चीजें बोली हैं, कुछ समझाया है कि कोई भी एटम जो है वो दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, एक कहलाता है आपका सेंट्रल पार्ट, ठीक, और सेकेंड कहलाता है एक्स्ट्रा सेंट्रल पार्ट। ठीक है, रदरफोर्ड के बेसिस पे आपका एटम जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, सेंट्रल पार्ट और एक्स्ट्रा सेंट्रल पार्ट। अब उन्होंने इसको डिफाइन किया है, जो सेंट्रल पार्ट है वो स्मॉल होता है, स्मॉल मतलब छोटा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, रिजिड होता है, रिजिड का मतलब होता है हार्ड, ठीक, और पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है, उसके पीछे कारण ये है कि दो पार्टिकल्स जो है, अभी तक 1911 की हम बात कर रहे हैं, तब तक दो पार्टिकल्स हमको मिल गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज और दूसरा जो है प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो सेंटर जो होता है इसको सेंट्रल पार्ट कहा गया है। ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, जिसको आगे जाकर के न्यूक्लियस कहा गया। ठीक है, क्या बोला गया है? न्यूक्लियस। ठीक, तो सेंट्रल पार्ट क्या होता है? स्मॉल, रिजिड और पॉजिटिव चार्ज। स्मॉल मतलब छोटा है, ठीक है, रिजिड मतलब हार्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है इसमें पार्टिकल जो है एक दूसरे के नजदीक नजदीक होते हैं। ठीक है, सेकेंड जो है वो कहलाता है एक्स्ट्रा सेंट्रल पार्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा सेंट्रल पार्ट का मतलब क्या है? इस सेंटर पार्ट के बाहर का जितना भी इलाका है, ठीक है, वो एरियल होता है। एरियल मतलब है पूरा खाली, सिर्फ एयर है। ठीक है, वाइड है, वाइड मतलब फैला हुआ है पूरी तरीके से। ठीक है, लोअर डेंस है,
ठीक, डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा सेंट्रल पार्ट है उसकी प्रॉपर्टीज हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज होता है, लोअर डेंस होता है, मतलब वहां पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, वाइड मतलब फैला हुआ है, और एरियल का मतलब है खाली, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेंट्रल और सेंट्रल पार्ट उसने इस तरीके से डिवाइड किया है, ठीक है। अब जो बेसिक चीज है वो यह है कि किसी भी एटॉमिक मॉडल में, एटॉमिक मॉडल इसीलिए दिया गया है कि उस एटम की स्टेबिलिटी को समझाया जा सके, या उस एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो सिचुएशन है, जो अरेंजमेंट है, उसको समझाया जा सके, इसी के लिए एटॉमिक मॉडल दिया जाता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया है, रदरफोर्ड ने समझाया कि किसी भी एटम का सेंट्रल पार्ट जो स्मॉल होता है, रिजिड होता है, हाईली डेंस होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, यहां प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, ठीक। अब इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ये जो एक्स्ट्रा सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनको ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑर्बिट, ठीक। सेंट्रल पार्ट स्मॉल है, रिजिड है, हाईली डेंस्ड है और पॉजिटिव चार्ज है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। आउटर पार्ट जो है या एक्स्ट्रा सेंट्रल पार्ट जो है एरियल है, वाइड है, नेगेटिवली चार्ज है और लोअर डेंस है, इसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने यह समझाया कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट ऐसा है कि प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है, और जिसके चारों तरफ जो सेल्स होते हैं या ऑर्बिट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम तरीके से घूमता है, ठीक। अब रैंडम तरीके से घूमने का मतलब है अपनी मर्जी से राउंड लगाता है या चक्कर लगाता है, ठीक है। अब देखिए रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है जब शुरू में आया तो इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिला, ठीक है, क्योंकि इसने बेसिक चीजें बताई थी कि जो आपका सेंट्रल पार्ट है वो पार्ट छोटा है, रिजिड है, ठीक है, तभी तो वहां से पार्टिकल जो है टकरा करके या तो रिफ्लेक्ट हो जाती है या तो फिर 180 डिग्री में वापस आ जाती है, ठीक है। लेकिन ठीक है, उसी सेम एंगल में वापस आ जाती है, लेकिन क्या है इसके बाद जब एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ता गया तब कुछ चीजें देखी गई जिसको हम लोग लिमिटेशंस कहते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस, इस हाइपोथेसिस का लिमिटेशन है, ठीक है। सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि ये जो है स्टेबिलिटी को, ठीक है, जो एटम की स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, देखिए इसका लिमिटेशन क्या है कि अगर सेंट्रल पार्ट ये है आपका, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रैंडम तरीके से घूमते हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि वो बाहर की तरफ ही घूमे, ठीक है। हो सकता है रैंडम है तो वो उल्टा भी घूम जाए, ठीक है, ऐसा रिवॉल्व करे, ठीक है। तो एक समय क्या होगा, ये घूमता घूमता आकर के न्यूक्लियस में टकरा जाएगा, और जैसे ही न्यूक्लियस में टकराएगा तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज दोनों एक दूसरे को नेग्लिफाई कर देंगे, ठीक है, और दोनों खत्म हो जाएंगे, और ऐसे में जो आपका एटम है उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड जो चीज है वो है स्पेक्ट्रम, ठीक है। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रैंडम तरीके से घूमता है, ठीक है, तो उसको घूमने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, या उसके घूमने से एनर्जी जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो जो एनर्जी है वो कौन से फॉर्म में होती है या किस स्पेक्ट्रम के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या इमिट होती है, मतलब एनर्जी या तो वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा मतलब वो एनर्जी बढ़ाएगा, अपना एनर्जी कहीं से एब्जॉर्ब करेगा तो वो दूर जाता जाएगा, ठीक है, और अगर नजदीक आता जाएगा तो एनर्जी लॉस करेगा तब वो आएगा। तो एनर्जी का जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन है वो किस तरीके से होता है, किस फॉर्म में होता है, ये नहीं समझा पाया था। तो ये जो है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। अब इसी के दो लिमिटेशन, स्टेबिलिटी और स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाने का जो लिमिटेशन है, उसी के बेसिस पे हमारा सेकेंड इसके बाद वाला जो एटॉमिक मॉडल है वो बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक मॉडल या बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है।
रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल को ही हम लोग न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल क्या है तो समझिए न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दोनों एक ही है। ठीक है, जिसमें एक गोल्ड के फॉइल में अल्फा रेस को स्कैटर कराने पर, टकराने पर कुछ हाइपोथेसिस बने हैं जिसके बेसिस पर रदरफोर्ड ने दो चीजों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ऑर्बिट और न्यूक्लियस, मतलब सेंट्रल पार्ट और एक्स्ट्रा सेंट्रल पार्ट। ठीक है, सेंट्रल पार्ट स्मॉल है, रिजिड है, और इसी रिजिडनेस के कारण, इसी स्ट्रेंथ के कारण वहां से जो रेडिएशन है वो टकरा करके या तो रिफ्लेक्ट होता है या वापस यू टर्न ले लेता है। ठीक है, सेकेंड जो है वो है एक्स्ट्रा सेंट्रल पार्ट, वाइड है, वाइड होने के कारण ही रेडिएशन जो है सीधा 180 डिग्री में पास हो जा रहा है। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दो चीजें हैं। ठीक है, अब इसने स्टेबिलिटी को समझाने के समय एक गलती की है, वो है आपका रैंडम रिवॉल्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है, घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ रैंडम। ठीक है, यही एक रैंडम वर्ड जो है या रैंडम जो एक्सप्लेनेशन के कारण ही जो न्यूक्लियर एटॉमिक थ्योरी है या रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी है वो रिजेक्ट कर दिया गया बाद में, क्योंकि इसी रैंडम मूवमेंट के कारण ही आपका जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, सेकेंड है अगर रैंडम तरीके से मूव कर रहा है तो वो ऑर्बिट में कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ एनर्जी बढ़नी चाहिए। ठीक है, और घटने के साथ साथ एनर्जी घटनी चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी का बढ़ना और घटना मतलब डिक्रीज और इंक्रीज होना किस फॉर्म में होता है? ठीक है, लाइट के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में, इसको ये समझा नहीं पाया था। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी।